नमस्कार, मेरा नाम है निखिल। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार आज अपना 110वां जन्म दिवस मना रहा है। इस 110 साल में बिहार ने तेज रफ्तार भी देखा है तो कहीं ना कहीं बेहद धीमी गति वाली जिंदगी भी देखी है। अपने रंग में, अपने मिजाज में रहने वाला यह बिहार कहीं ना कहीं आज आगे बढ़ता जा रहा है। हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जी। इनसे बात करेंगे बिहार के इतिहास के परिप्रेक्ष्य के बारे में, बिहार से लेकर के बिहार किस तरीके से बना, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज जो बिहार है और आज जो पटना है जी, उसका स्वर्णिम इतिहास रहा। आप जानते हैं कि मौर्य काल में ये राजधानी हुआ करता था भारतवर्ष का, पटना जी, पाटलिपुत्र के रूप में जाना जाता था। एम्पायर था जिसकी चौहद्दी सुदूर ईरान तक, अफगानिस्तान तक, ईरान के बॉर्डर तक जाती थी। पूर्व में भी पूरा क्षेत्र बिहार से गवर्न्ड होता था और सुदूर दक्षिण के कुछ प्रांत को छोड़ दीजिए, यहीं से शासन होता था। मौर्यन एम्पायर की राजधानी थी। और आप यह भी जानते हैं, यह बिहार वह बिहार है जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। महात्मा बुद्ध 6th सेंचुरी BC, आज से लगभग 2700 साल पहले, 2600 साल पहले, और यहां बड़े पैमाने पर बुद्ध धर्म का प्रचार हुआ। बौद्ध विहारों की स्थापना हुई और यही कारण है कि इस धरती का नाम वह बिहार पड़ा, जहां तक मेरी जानकारी है। और जब हम वहां से प्रारंभ करते हैं जहां इस धरती पर बुद्ध हुए, बुद्ध के साथ ही यहां महावीर हुए, तीर्थंकर, जहां से जैन धर्म का, और यही यह धरती है जहां से गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। आज जो आप सिख धर्म को जिस रूप में देखते हैं वो गुरु गोविंद सिंह की देन है। यही पटना सिटी गाय घाट में वो खेला करते थे, गंगा के किनारे। यह सही है कि गुरु नानक ने इसकी स्थापना की थी धर्म की, लेकिन जो आज का रूप है खालसा पंथ, वो यहीं से प्रारंभ हुआ। तो यह वह धरती है जहां से साम्राज्य बना, जहां से भारतवर्ष में शासन हुआ, और उस भारतवर्ष में जिसकी चौहद्दी अफगानिस्तान तक थी, सुदूर बर्मा और दक्षिण के कुछ क्षेत्र को छोड़ दिए वहां तक थी, और एक ऐसा साम्राज्य जहां सुख थी, समृद्धि थी। यह वह धरती है जहां अशोक हुए, चंद्रगुप्त के साथ अशोक हुए। अशोक का जो आज भी शिलालेख आप पाएंगे चारों ओर फैला हुआ है, जो इस बात का संदेश देता है कि सत्ता केवल सत्ता के लिए नहीं है। सत्ता एक सीमा के बाद धर्म से जब जुड़ता है, न्याय से जब जुड़ता है, तब वह सत्ता अस्थायी होता है, वही सत्ता कारगर होता है। अशोका द ग्रेट की धरती है। और आप जानते हैं कि आगे के दिनों में बिहार का पतन हुआ। इसके कई कारण हैं, लेकिन ये कहीं न कहीं ब्रिटिश एम्पायर का बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन गया। और बंगाल प्रेसिडेंसी की राजधानी कलकत्ता थी। आप जानते हैं पूरे देश की राजधानी कलकत्ता थी। जब तक इंपीरियल कैपिटल दिल्ली नहीं ट्रांसफर हुआ तो बंगाल कलकत्ता से शासन होता था। दुर्भाग्य है कि इस बिहार में 1793 में परमानेंट सेटलमेंट लागू हुआ। जमींदारी की प्रथा आई, जिसने बिहार को सामंतवाद की गोद में ढकेल दिया, और आज तक उसका फल हम भुगत रहे हैं। हमारी जो आर्थिक संरचना है वह सामंती थी, हमारी जो सामाजिक संरचना थी वह सामंती हो गई, और हमारा जो वैल्यू सिस्टम था, कल्चरल इथॉस था, वह सामंती हो गया। और यही कारण है कि बिहार जब बंगाल प्रेसिडेंसी से 1912 में बिहार और उड़ीसा निकला, और जिसके आज स्थापना दिवस उसी संदर्भ में आप मना रहे हैं, तो बिहार एक ऐसा राज्य था जिसका शोषण हुआ था, जो पेरीफेरी था बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए पेरीफेरी था, केंद्र कलकत्ता था, और बिहार का शोषण हुआ था। और इसीलिए बिहार का बंटवारा भी हुआ, बिहार और उड़ीसा वहां से बाहर हुआ। और आज तक
हमने उस संरचना में व्यापक परिवर्तन नहीं किया। यह सही है कि यहाँ किसान आंदोलन हुआ स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में 1930 के दशक में आजादी की लड़ाई के साथ किसान आंदोलन शुरू हुआ और बिहार पहला राज्य हुआ देश में जिसने जमींदारी उन्मूलन कानून पास किया 1950 में, और जिसका आज लाभ आप देख रहे हैं कि ऐसा सामाजिक आर्थिक वर्ग सत्ता में पिछले 3 दशकों से आया जो कभी कल्पना नहीं कर सकता था सत्ता में। लेकिन इसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, जिस तरह का पुनर्जागरण होना चाहिए था, जिस तरह का सोशल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए था, उसकी गति रोक दी गई। क्यों रोकी गई एक अलग गहन विषय है, लेकिन उन लोगों ने, जिन लोगों ने सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए काम किया, जिसमें हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, हमारे बिहार के निर्माता थे, जेपी लोहिया कर्पूरी जैसे लोग थे, श्रीबाबू जैसे लोग थे, वह रफ्तार धीमी गति से तो चल रही है, लेकिन जो रियल सोशल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है, जो सामाजिक आर्थिक संरचना में बदलाव से ही संभव है, उससे आगे बढ़ाने के लिए कोई तैयार नहीं है। जो उच्च वर्गीय लोग हैं वो तो तैयार नहीं है, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं जो सत्ता में है वह भी उसको नहीं ले जाना चाहते हैं। और दुर्भाग्य यह है कि परिमाणात्मक रूप से, संख्या की दृष्टि से स्कूलों की संख्या बढ़ी, अधिक लोग स्कूल जाने लगे, जिस तरह से गुणात्मक ह्रास हुआ है शिक्षा में पिछले 2-3 दशकों में, आप कल्पना नहीं कर सकते कि आम लोग कहां जाएंगे। उच्च शिक्षा का जो ह्रास हुआ है, पब्लिक हेल्थ का जो होना चाहिए विस्तार, वो जो नहीं हुआ है। स्वाभाविक है आज के दिन जहां हम बिहार वासियों को बिहार दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, सेलिब्रेट करते हैं आज के दिन को, वहीं हम चाहते हैं कि 100 साल 110 साल का मूल्यांकन हो, सापेक्षिक रूप से मूल्यांकन हो, दूसरे राज्यों के विकास के संदर्भ में मूल्यांकन हो, दूसरी दुनिया के दूसरे देशों के संदर्भ में मूल्यांकन हो, और अपनी कमियों को भी हम स्वीकारें, वर्तमान की समीक्षा करें और भविष्य की एक ऐसे सुनहरे भविष्य की रूपरेखा तैयार करें जिसमें आम आदमी को न्याय मिले, विकास ही नहीं हो, आम आदमी को न्याय, यहाँ के किसानों को न्याय मिले, यहाँ मजदूरों को न्याय मिले, यहाँ शहरी गरीबों और ग्रामीण गरीबों को न्याय मिले। आम जनता को जब न्याय मिलेगा तब असली बिहार, असली सूर्योदय होगा। मैं आशा करूंगा कि हम सब मिलकर उस नए बिहार की तरफ आगे बढ़ेंगे, उस नए बिहार के निर्माण में योगदान देंगे। लेकिन इसके साथ ही जिन्होंने बिहार का निर्माण किया, जिन्होंने बिहार के निर्माण में योगदान दिया 110 में, उनके प्रति भी हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनकी सराहना करते हैं और एक बार फिर आप सबको बधाई देते हैं बिहार दिवस पर। तो ये थे डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, जिन्होंने बड़े ही बेबाकी से बताया, बिहार के इतिहास को बताया और एक बिहार के लोगों को टिप्स दिया कि किस तरीके से वर्तमान को संवारें और नए बिहार की कल्पना किस तरीके से हो। आने वाला 110 साल कितना इतिहासपूर्ण रहा और क्या कुछ कमियां रहीं, सब कुछ बेबाकी से बताया। और भी अपडेट्स देंगे, बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।